नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का पक्ष विपक्ष लेकर आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। बात महाराष्ट्र की सियासत की। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए एनसीपी के नेता अजीत पवार के साथ रातों रात हाथ मिलाने के प्रकरण के 3 साल के बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि सरकार बनाने की इस कवायद को एनसीपी चीफ शरद पवार का समर्थन प्राप्त था। उधर शरद पवार ने फडणवीस के बयान को बड़ा झूठ करार दिया। बीजेपी नेता और महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 3 साल पहले बीजेपी की एनसीपी नेता अजीत पवार के साथ मिलकर सरकार बनाने की कवायद पर रोशनी डाली है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हमारे पास एनसीपी की ओर से प्रस्ताव आया था कि उन्हें एक स्थिर सरकार की जरूरत है और हमें मिलकर ऐसी सरकार बनानी चाहिए। हमने आगे बढ़ने और बातचीत करने का फैसला किया। बातचीत शरद पवार से हुई, फिर चीजें बदल गईं। आपने देखा कि चीजें कैसे बदली। देवेंद्र फडणवीस सोमवार को एक कार्यक्रम के दौरान अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने कहा कि पूरी निष्पक्षता के साथ मैं कहना चाहता हूं कि अजीत पवार ने मेरे साथ ईमानदारी से शपथ ली, लेकिन बाद में एनसीपी की रणनीति बदल गई। देवेंद्र फडणवीस की टिप्पणी पर एनसीपी चीफ शरद पवार का बयान भी सामने आया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, मुझे लगा कि देवेंद्र एक संस्कारी और सज्जन व्यक्ति हैं। मुझे कभी नहीं लगा कि वो झूठ का सहारा लेंगे और इस तरह का बयान देंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 105 सीट पर जीत हासिल की थी, जिसके नतीजे 24 अक्टूबर 2019 को घोषित किए गए। बीजेपी के साथ गठबंधन में रही शिवसेना ने 56 सीट पर जीत हासिल की थी। गठबंधन के पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीट होने के बावजूद दोनों सहयोगी दलों के बीच मुख्यमंत्री का पद किसको मिलेगा, इसको लेकर विवाद हो गया। बीजेपी से विवाद के बाद शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए बातचीत शुरू की। कोई नतीजा नहीं निकलने पर केंद्र ने 12 नवंबर को महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने गठबंधन बनाने के लिए बातचीत जारी रखी और बाद में शरद पवार ने घोषणा की कि वो उद्धव ठाकरे को सर्वसम्मति से नई सरकार का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है। इस तरह 23 नवंबर की सुबह फडणवीस और अजीत पवार का शपथ ग्रहण समारोह एक आश्चर्य के रूप में आया। हालांकि बाद में ऑपरेशन लोटस के तहत बीते साल महाराष्ट्र में सरकार गिर गई। अब शिवसेना के एक गुट के साथ बीजेपी की गठबंधन सरकार है। शिवसेना गुट के नेता एकनाथ शिंदे सीएम हैं और देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। तो महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से खलबली मचाने वाला ये बयान सामने आया है, जिसको लेकर आज हम खास चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ पैनल में जुड़ चुके हैं, सभी का परिचय। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता शबनम पांडे जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है शबनम जी कार्यक्रम में आपका। हमारे साथ मुखलेश शेख जी जुड़ चुके हैं, एनसीपी नेता, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। संजय द्विवेदी जी हमारे साथ शिवसेना प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हैं। सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल शबनम जी, आप ही से कार्यक्रम की शुरुआत। 3 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि उन 80 घंटों की याद आपको आ गई, आपकी सरकार को आ गई और सीधा सा आरोप लगाया कि उस वक्त जो कुछ भी प्रकरण हुआ वो सब कुछ शरद पवार की देखरेख में हुआ? देखिए पूजा जी, अपने आप ही इस तरह का बयान उन्होंने नहीं दिया। जब वो कहीं बैठे थे और इस तरह के प्रश्न हुए तो उन्होंने बयान दिया कि शरद पवार जी की आज्ञा से ही और उनसे बातचीत होकर ही इस तरह का डिप्टी सीएम अजीत पवार बने थे और बाद में उन्होंने अपनी रणनीति बदली। अगर नहीं था तो क्या वो फिर क्यों आए शपथ लेने के लिए अजीत पवार जी? बातों में सच्चाई है कि वो खुद आए शपथ लेने और बाद में जैसे ही रणनीति बदली उन्होंने अब बैकआउट कर दिया इससे। अब इसको नकारने के लिए चाहे शरद पवार जी बयान दें, चाहे अजीत पवार जी बयान दें, निश्चित तौर पे ये बहुत चिंता की बात है कि इस तरीके से राजनीति में शरद पवार जी या अजीत जी लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शपथ लेने तो आए ही थे वो लोगों कोई नकार नहीं सकता और सत्ता की नहीं, उनको तो ईमानदार कहा ही है उन्होंने कि जो सब कुछ उन्होंने किया है अजीत पवार ने, वो तो बहुत ईमानदार थे और सब कुछ जो है बाद में एनसीपी का जिस तरह से दिशा निर्देश आया, जिस तरह की गाइडलाइन, उसके ही बाद में ये सब कुछ प्रकरण किया गया। उन्होंने शपथ ली और शपथ के साथ उन्होंने जो वायदा किया था वो निभाया था, ये भी उन्होंने कहा है देवेंद्र फडणवीस ने। निश्चित तौर पे फिर उसके बाद रणनीति बदली। तो जिस तरीके से सत्ता में आने के लिए रणनीति
शपथ लेने के बाद भी बदलते हैं, तो ये एक सोचनीय बात है। क्योंकि फिर उसके बाद वो शिवसेना के साथ जाते हैं, जिसको सबसे ज्यादा समर्थन जिस पार्टी को मिलता है उस पार्टी को सत्ता से बाहर रखने के लिए जिस तरह की रणनीति एनसीपी ने बनाई, ये निश्चित तौर पे जनता के जनाधार को नकारने का काम किया उन्होंने। ठीक है मुखलेश जी, सुन लिया आपने, प्रतिक्रिया आपसे ली जाएगी, लेकिन उस दौरान 80 घंटे में जो कुछ भी हुआ ये कहा गया कि आशीर्वाद शरद पवार का, और उन्हीं के आशीर्वाद के साथ ही ये सत्ता में आए, ये सरकार बनी। 3 साल बाद ही सही, लेकिन सच्चाई अब सबके सामने है। देखिए, मैं शबनम जी की बातों से अभी आपके चैनल को ये बताना चाहूंगा कि शबनम जी भी मेरे ख्याल से अचानक से ये सुना है देवेंद्र जी के मुंह से, और सारे जनता ने भी ये सुना है। काफी दिन के बाद उनको समय मिला शरद पवार साहब पे अटैक करने का एक बहाना। कभी कहता है कि मोदी जी को पूछ के सरकार बनाया गया, कभी कहता है कि मोदी जी हमारे जब डिसीजन लेते, मैं जो भी काम कर रहा हूँ मोदी जी के उनके उस दौरान तो उन्होंने अब स्पष्ट कर दिया कि एक स्थिर सरकार बनाने की आवश्यकता थी और उस स्थिर सरकार को बनाने के लिए ही ये सब किया गया। बिल्कुल, अभी मैं आपको बताऊं कि ये बिल्कुल अभी जो बात उन्होंने कहा है देवेंद्र जी ने, ये बिल्कुल एकदम बिल्कुल ये कोई ये प्रूफ वाली बातें नहीं है। अगर होता तो इनके मुंह से अभी भी, जब शिंदे ग्रुप के लोगों को लेकर सरकार उन्होंने बनाया है, तभी भी हमने विपक्ष जो है, हम तरह तरह के पन्ना के एकदम ओके उन पर, हम तो हमारा काम कर रहा है, विपक्ष का काम है विरोध करना, हम विरोध कर रहे हैं। तो विरोध अगर कर रहे हैं तो वो हमारे दोस्त रहेगा। तो हमारे पर भी वो बोलते थे, ये चीज आगे लाते थे जनता के सामने। अब वो सरकार के बारे में या शरद पवार साहब के बारे में, या और कभी अजीत दादा पवार के साहब के बारे में, कभी जयंत पाटिल साहब को बर्खास्त कर रहे हैं। तो ये सब चीजें करके ये डराने का काम कर रहे हैं सीबीआई, ईडी और वो पुलिस के माध्यम से कार्यकर्ता को डराने का काम कर रहे हैं। जिस तरह की बातें यहाँ पर आया करती थी कि शायद कभी बीजेपी और एनसीपी को साथ देखा जा सकता है, इस तरह के जो संकेत कई बार मिलते थे, वो अब पूर्णतः लग रहे हैं कि ये बंद हो गए हैं रास्ते। इस तरह की प्रतिक्रियाएं बिल्कुल नहीं आ सकती अब। देखिए, बीजेपी के साथ जाना तो हमारा सवाल ही नहीं होता है कि हम सब बीजेपी के साथ जाएंगे। हमारे पार्टी जो है वो सेक्युलर है और हम सभी धर्म को लेकर चलने वाले हमारी पार्टी है, और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले हमारी पार्टी है। ना हम यहाँ पर हमारे सिर्फ ये कि जो अब्दुल सत्तार को ले गए हिंदुत्व की सरकार बचाने के लिए, इस तरह के काम हमारी पार्टी नहीं करती है। हमारी पार्टी सबको लेकर चलती है, सबका साथ और सबके विचार के साथ हम चलते, सभी के लोगों को, गरीबों अमीरों के साथ चलने वाली पार्टी हमारा है। लेकिन अभी ये जो आरोप लगा रहे हैं देवेंद्र जी, ये बिल्कुल झूठी आरोप है। मैं तथ्य के साथ चाहूंगा, अगर उनके पास कोई चीज है तो वो लाए, टेलीविजन के माध्यम से वायरल करे, वो बताए कभी क्या कहते हैं, कभी क्या कहते हैं। कभी सीएम साहब से जब सवाल पूछते टेलीविजन वाले तो जवाब देते हैं देवेंद्र जी जवाब देते हैं, और वो देवेंद्र जी की सरकार है, डिप्टी सीएम बन के काम कर रहे हैं सीएम होके। हम तो उनको सीएम ही बना रहे थे। जब 80 घंटे की सरकार की बातें आप कर रहे हैं, उस टाइम धोखे में हमारे को डरा धमका के अजीत पवार साहब के ऊपर तरह तरह की जो केसेस सेंट्रल गवर्नमेंट से डराने का काम कर रहे थे। मंशा पूरी नहीं हो पाई आप लोगों की, वो मंशा जो आप चाहते थे वो पूरी नहीं हो पाई, इसी की वजह से ये सब हुआ। मंशा कुछ और थी इसके पीछे की। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल अलग बात है। कोई हमारे दिल में ऐसी कुछ बात नहीं थी। ये बीजेपी वाले का काम है, तोड़ फोड़ो और राजनीति करो। कहीं ना कहीं हमारे विधायकों को तोड़ा गया, कहीं ना कहीं अजीत दादा पवार साहब के साथ में खुद ही 80 घंटे की सरकार बनाई देवेंद्र जी ने, और उसके बाद राज्यपाल ने तरह तरह की हरकत किया। तो वो ये बदनाम लोग है, बदनाम पार्टी है और लोगों को बदनाम करने का काम कर रहा है। मैं इसके अंदर बोलूंगा कि देवेंद्र जी की बातों में सच्चाई नहीं है। ये उनका बिल्कुल खंडन करें उनके बयान का। हालांकि उन्होंने कहा कि 3 साल बाद ही सही, लेकिन इस दौरान उन्होंने चुप्पी साधे रखी क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस तरह की बातें निकलकर सामने आए। लेकिन जब आई हैं तो किस तरह की बौखलाहट और किस तरह की खलबली हो रही है। संजय द्विवेदी जी, प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं, क्या स्टैंड यहाँ पर आपका है? क्योंकि यहाँ पर सीधा सा आरोप कि उस दौरान जो कुछ भी हुआ आशीर्वाद सिर्फ और सिर्फ शरद पवार जी का था, उन्हीं को ये सब पता था। इतना ही नहीं, चर्चा की गई, ये भी कहा गया चर्चा तक की गई है और चर्चा के बाद ही उसको अमली जामा पहनाया गया। देखिए पूजा जी, मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी पिछले 70 साल में ऐसी पार्टी नहीं आई होगी
सबसे छोटी पार्टी है। इनके नेता झूठा बयान देते हैं। अभी फडणवीस जी ने एक बात कही, एनसीपी के साथ हम सरकार बनाने जा रहे थे और हमारी सरकार चलती मतलब मजबूत सरकार बनाने जा रहे थे। अब शिवसेना ने अगर एनसीपी कार्यक्रम सरकार बना ली तो चूंकि इनकी सत्ता की इनको भूख है, इन्होंने 50 होके करके 40 विधायक ईडी सीबीआई आईटी के धमकी देकर 4 विधायक तोड़ दिए। तो जो इनकी मनता है देश को बर्बाद करने की, आज अडानी जी का हाल देखिए, जो ये तमाशा कर रहा है, ये निश्चित जो ईस्ट इंडिया कंपनी पहले जैसे आई थी उसे धीरे धीरे कब्जा किया था। आज भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय नेता लोग जो है वो बिल्कुल वो बात कर रहे हैं कि जो हमारा देश मध्यम वर्गीय है, गरीब है, वो पिस जाए। तो ये इस तरह की जो बातें करना फडणवीस के लिए कि साहब शरद पवार जी इतने महान नेता है, इतने बड़े नेता है, उनके बारे में इस तरह के विचार देना, मैं तो समझता हूँ तो कुछ मानसिकता का प्रतीक है ये उनकी मानसिकता है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बन गए हैं तो उनकी मानसिकता तो गड़बड़ हो जाएंगे। दिमाग उनका काम दे नहीं रहा है। जो आदमी मुख्यमंत्री बनने के लिए पैसे बदल रहा हो, जो शिवसेना से गठबंधन न करके अपनी सरकार बना रहा था 105 विधायक लेके और शिवसेना से कुछ भी नहीं रहा था, आज अगर सरकार ने 2.5 साल हमारी चली तो उन्होंने विधायकों को खेलना शुरू कर दिया। अगर इतनी सही बात की हमारे कांग्रेस ऑपरेशन लोटस का आरोप आप लगा रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस के तहत ये सब किया गया, लेकिन बड़ा सवाल ये कि कांग्रेस एनसीपी शिवसेना में तो कोई ऐसी मतदान नहीं था। हमने सरकार तो नहीं गिराई। अगर इन्होंने विधायक तोड़े ना होते तो सरकार मजबूती हमारी नहीं, आप विधायक तो टूटे ना, फिर आपकी कुछ ना कुछ खामियां तो रही होंगी। ऐसी क्या वजह रही कि फिर टूट की शुरुआत हुई और टूटते टूटते कोई और सत्ता पर बैठ गया? इसके पीछे की कुछ ना कुछ वजह तो रही होंगी। सभी को, दागियों को नहीं तो मैंने कहा था ईडी 50 हो गए एकदम ओके। ईडी सीबीआई भाई ईडी केस चल रहा है, जो केस चल रहे थे भावना मौलिक होगा। शबनम पांडे जी, आरोप अभी भी यही कि जो कुछ भी कहा गया उसमें कोई सच्चाई नहीं है, निराधार है। इसके अलावा तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं कि सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए और सिर्फ मुख्यमंत्री कौन बने इसको लेकर पूरी लड़ाई थी और अपने एजेंडे में हालांकि बीजेपी कामयाब हुई 2.5 साल बाद ही सही, लेकिन अपनी सरकार बनाई उसके बाद, और वो कैसे बनाई वो बड़ा सवाल। जी, अगर केवल मुख्यमंत्री बनने के लिए सारी कवायद होती तो आज जब शिवसेना से असंतुष्ट होकर इतने सारे विधायकों ने शिवसेना पार्टी को तोड़ी है तो फडणवीस जी ही मुख्यमंत्री होते, लेकिन ऐसा नहीं था। अगर उन्हें जरा भी सत्ता के प्रति मोह होता और मुख्यमंत्री रोल तो यही कहा जाता है ना, वही निभाते हैं। वो तो नाम के जो है चीफ मिनिस्टर है, सारा रोल और सब कुछ जो चर्चाएं उन्हीं के द्वारा की जाती हैं। सवाल अगर पूछा जाता है एकनाथ शिंदे से तो जवाब उसका देवेंद्र फडणवीस के द्वारा दिया जाता है। वो एक अनुभवी नेता है, अगर एकनाथ शिंदे जी उस अनुभवी नेता के सजेशंस को, उनकी बातों को मानते हैं तो निश्चित तौर पे संजय जी एक मिनट जवाब देने दीजिए, सहयोग कर रहे हैं, तो इसमें कोई बात नहीं है। दूसरी बात, एनसीपी के हमारे प्रवक्ता कह रहे थे कि सबूत देने, तो सबूत तो जनता एनसीपी से भी मांग रही है कि अजीत पवार शपथ लेने क्यों आए डिप्टी सीएम के और बाद में रणनीति बदल के शिवसेना के साथ क्यों गए, क्योंकि शिवसेना उनकी विचारधारा की पार्टी नहीं थी, लेकिन वो उसके साथ जाके किए। और जिस तरीके से शिवसेना में टूट हुई, क्योंकि विचारधारा से हटकर वो सत्ता में रहने के लिए काम करती रही, तो शिवसेना के आधे से ज्यादा विधायक उनको छोड़कर चले गए। और जो सबसे बड़ी पार्टी जिसे जनादेश मिला था, महाराष्ट्र की जनता का जनादेश मिला, उस जनादेश को सत्ता के लोभ में एनसीपी और शिवसेना ने जिस तरीके से नकारा और जिस तरीके से आज भी कह रहे हैं कि नहीं नकारा नहीं, वहां पर तो यही सवाल आ जाता है ना फिर से कि आपने हाईजैक किया है इन सबको, सत्ता और प्रलोभन और तमाम एजेंसियों को लगाया, इसके बाद जो कुछ भी हुआ प्रकरण वो सबके सामने है। बहरहाल मुकलेश जी, देखिए अपनी गलतियों को छिपाने के लिए ये एजेंसी का नाम लेते हैं, लेकिन टूट तो ये विचारधारा से हटकर। मुकलेश जी, ये कहा गया कि इतिहास गवाह है कि शरद पवार ने अपने लाभ अपने फायदे के लिए अक्सर ऐसा किया। ये कोई पहला वाक्य नहीं था, इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं। पहले एनसीपी के लोगों को डराया, उसके बाद सरकार बना नहीं पाए, एनसीपी के लोग जेल गए, बीजेपी के साथ जाने को तैयार नहीं हुए, फोड़ के 50 खोखा लेने को तैयार नहीं हुए। उसके बाद आपने बाकी लोगों को फोड़े जो लालची थे, जिन पे दाग था, पर
सभी लोगों पे दागी लोग भागे, भागकर अपना बीजेपी ज्वाइन कर लिया, सिंधी ग्रुप में जब गए, वो साथ धंधा ना होते लिए। हैं तो अब लालची उनको नहीं पुलिस है, नहीं जब ढूंढ रही है, छोड़ ईडी जाते नहीं ढूंढ हैं तो रही है, लालची नहीं ढूंढ रहा है। कैसी बातें कर रही है आप कि भाई भागकर सरकार बनाए, गुवाहाटी की सरकार है वो। आपके डॉक्टर सुब्रमण्यम ने कहा है, बीजेपी के सांसद ने कहा है, ये सरकार जो है पूरे देश ने देखा है, स्टेटमेंट है उनका, आपके एमपीओ का। आपके लोग ही आपके खिलाफ है। मुखलेश आप जी। बता रहे हो कि हाँ। हमारे को डरा धमका कर कोशिश किया गया था, अजीत दादा पवार साहब के पीछे, सभी के पीछे ईडी सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाकर तरीके से डराने का कोशिश किया। जब हम नहीं माने, जो लालची लोग थे वो भाग कर गए, उन्होंने पैसा लिया डरा के और सीधे मुख्यमंत्री की शपथ सरकार लेने में पहुंच सीएम गए, बनाया। डरा के आप और चीफ देवेंद्र मिनिस्टर जी की कहा शपथ लेने पहुंच उन्होंने गए। दूध के धुले। आप देखिए डरा जनता धमका इनके कर आप बयान- शपथ लेने पहुंच गए। सुबह सुबह की पहली पहर के साथ, सूर्योदय के देखिए, साथ तस्वीरें जब आई 2019 में, उस 80 घंटे के दौरान क्या हुआ वो सबके सामने मैं- था। डरा धमका जी, वो के भाई आपको जी आपको हाँ, बताता हूँ, जब जरा रणनीति धमका कर बदलते ही डर खत्म हो गया। शबनम जी सुनिए, अगर जरा धमका के देवेंद्र जी इनका कहना है कि सत्य के लोभी नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ आपको, सत्य के लोभी नहीं तो क्या है? सत्य के लोभी तो है ना। ठीक है। संजय आज जी। एनसीपी को लेकर सरकार बनाने में आप तैयार थे। सरकार आज मुंह खोल रहे कि शरद पवार के सब उनका इशारा था, उनको मालूम था, झूठी बात। उसके बाद शरद पवार ने सब विधायकों को रोक लिया, अजीत दादा पवार साहब को रिटर्न चलिए, ठीक है, करवाया, ठीक है। सरकार संजय से जी, बाहर हो संजय गए द्विवेदी हम। जी। तो फिर शरद पवार पर आरोप कैसे लग सकता है पवार साहब पे? संजय जी, नहीं लग सकते। पवार साहब विचारधारा की आप बात तो कर सरकार रहे थे, बीजेपी के विचारधारा साथ की एनसीपी बात बन कर जाती। रहे थे, लेकिन क्या एनसीपी की विचारधारा मेल खाती हुई दिखी? क्योंकि वो तो कह चुके हम सेकुलर हैं और आप सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे की बात किया करते थे, हिंदुत्व की राजनीति की लड़ाई लड़ा करते थे। उसके बाद किस तरह से सब कुछ बदल गया, पूरा सिनेरियो आखिरकार कैसे बदल गया फिर? पूजा जी, अभी देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि एनसीपी के साथ हम सरकार बनाते। शरद पवार से मेरी बात हुई, इन्होंने पीडीपी का सरकार बनाई। आरजेडी जेडीयू गठबंधन चल रहा, तो सरकार बनाई इन्होंने। आज जेडीयू डर के मारे नीतीश कुमार जी बेचारे आरजेडी का तो मुख्यमंत्री बने जाके। क्यों? क्योंकि इनका सिस्टम है कि जो पार्टियां होगी छोटी उनको हम तोड़ देंगे। शिवसेना भी तोड़ा इन्होंने, लेकिन कामयाब नहीं हो पाएंगे क्योंकि शिवसेना का जनता साथ। यानी कि आप कहना चाहते हैं बीजेपी अपने दम पर आगामी चुनाव लड़ने वाली है, फिर साथ जो दिया है वो भी छूट जाएगा। हाँ, अब यदि इलेक्शन जीते ही नहीं जीते, हाँ। इधर के भाग गए थे, तो डरपोक आदमी है। हम क्या जीते, 30 जीते जीते, 21 जीते जीत पा रहे हैं क्योंकि इनकी जो सोच है, गंदी सोच है, ये पूरा देश अब जानने लगा है। और जो आने वाले चुनाव है उसमें आप देखिएगा ये सरकार से बाहर होंगे, ये मैं बता रहा हूँ आपसे। ठीक है। धीरे-धीरे जनता का ठीक है। सरकार से बाहर होंगे या सरकार के अंदर होंगे, बहरहाल ये तो आगामी भविष्य में आंदोलन छुपा के हुआ है। लेकर चुनाव लेकिन बड़ा लड़ेंगे। सवाल यहाँ पर अभी भी भाजपा। यही बना हुआ है कि आखिरकार इतने समय बाद किस तरह से राजनीतिक बयानबाजी सामने आती है और राजनीति में विचारधाराएं कब बदल जाए, राजनीति में कब विचारधाराएं बदल जाए, कब कौन किसके साथ पहुंच जाए, ये कोई नहीं समझ सकता। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े। तो पक्ष विपक्ष में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।